Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 6 of exercise 6.2 from chapter 6 lines and angles of class 9 NCERT. So question is, in figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. तो क्या है, PQ एंड RS ये दो मिरर हैं, शीशे हैं और एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं, मतलब पैरेलल रखे हैं। और जो इनका चमकीला पार्ट है, मतलब जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, वो आमने सामने है और जो बैक है वो ऑपोजिट साइड है, राइट। तो ये लिखा है प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। तो क्या बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे है जो AB है, वो B पॉइंट पे स्ट्राइक किया, यहां से चली B पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ये मिरर है ना PQ, तो PQ मिरर पर AB स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके, यहां से B पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके यहां पे भी एक और मिरर रखा है RS, यहां पे C पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या है, C पॉइंट पर स्ट्राइक होकर यहाँ से वो निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, D पॉइंट पर ओवर हो गई, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, AB यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होके अगेन मिरर पे स्ट्राइक हुई पॉइंट C पे और यहाँ पे जाके D से निकल गई। तो यही लिखा है द रिफ्लेक्टेड रे, जो ये इंसिडेंट पहले स्ट्राइक किया मिरर पे, फिर रिफ्लेक्ट होके पाथ BC पे मूव किया, पाथ BC मूव्स अलोंग पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। और ये जो RS मिरर है इस पे किस पॉइंट पे, C पॉइंट पे स्ट्राइक किया एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और फिर वो चले गई CD से रिफ्लेक्टेड होके। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। आपको क्या प्रूव करना है, ये जो AB है लाइन, ये CD लाइन के पैरेलल है, ओके। तो आपको पता है जब भी हम किसी भी लाइन को किसी भी लाइन के पैरेलल प्रूफ करते हैं तो हमें दो चीज हमें लेते हैं, एक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम इक्वल कर देते हैं, या फिर हम अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर देते हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारी कन्वर्स थ्योरम है कि एंगल्स कब इक्वल होंगे, जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अगर हम यहाँ पे एंगल्स को इक्वल करके दिखा देंगे तो हम कह देंगे कि ये जो लाइन है आपकी AB ये पैरेलल है CD के, राइट। यहाँ पे आपका देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई एंगल गिवन नहीं है, यहाँ पे मिरर्स आ गए हैं। PQ और RS क्या है, दो मिरर्स है, ये नहीं है कि लाइंस है अब लाइंस पैरेलल है, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये दो मिरर दे दिए हैं। और मिरर का कंसेप्ट आपने क्लास 8th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि मिरर है, जब भी मिरर का क्वेश्चन होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यूज होते हैं। तो वो कैसे होता है, देखो समझो पहले उस कंसेप्ट को। तो देखिए, जो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है वो इस तरीके से है कि कोई एक रे है, जैसे ये रे है आपकी, ये यहाँ से चली, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे यहाँ से चली और ये मिरर पर स्ट्राइक हुई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक होके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जो रिफ्लेक्ट होती है, जो रे रिफ्लेक्ट हुई, वहाँ पे जो एंगल बना उसको कहेंगे हम इंसिडेंट एंगल। पहली बात तो ये वाली जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे, राइट। और ये जो रिफ्लेक्ट हो जाती है यहां से निकल के यहां पे आगे, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यहां से जब स्ट्राइक हुई तो इंसिडेंट एंगल बना, तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ये हमारा यहां पे स्ट्राइक होके यहां पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल बना रहा है इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जितना एंगल यहाँ पे वो बनाएंगे वो इक्वल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। ये जब रे हमारी यहाँ से जा रही है ना पॉइंट B पर, इस बीच में जो ये दो एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हुआ इंसिडेंट और यहाँ से रिफ्लेक्टेड, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट हमें पता कैसे चलेगा कि कितना एंगल इंसिडेंट है और कितना रिफ्लेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहाँ पे स्ट्राइक होती है। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पे ऐसे, राइट। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने B पॉइंट पे, लाइकवाइज आप परपेंडिकुलर जहां पे दूसरे मिरर पे स्ट्राइक किया वहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके। फिजिक्स की लैंग्वेज में ना हम ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसे हम नॉर्मल कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने B पॉइंट पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। तो अब ये दो पार्ट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो रे गई इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, तो ऐसे करते हैं, इसे हम एंगल I ले लेते हैं।
इंसिडेंट रे आई से स्टार्ट होता है तो एंगल आई ले लिया, और ये जो एंगल यहाँ से इंसिडेंट बी पॉइंट पे स्ट्राइक हुई इंसिडेंट, अब यही पॉइंट यहाँ से स्ट्राइक होगी, यानी ये वाला एंगल क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल का एंगल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे एंगल आई, इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल आई किसके इक्वल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब एंगल आर की, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि जब भी कोई रे स्ट्राइक होती है मिरर पे और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर सपोज ये टोटल 60 है तो 30-30 हो जाएगा, 90 का अगर टोटल बन रहा है तो ये 45-45 हो जाएगा। तो यही लॉ हमें याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इंसिडेंट रे किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्टेड रे के। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस फिगर में तो मैंने आपको एक ही एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से इंसिडेंट और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, दैट मीन्स बोथ एंगल्स आर इक्वल। बट अगर हम इस फिगर को देखें जो हमारी फिगर गिवन है यहाँ पे, तो इस बी पॉइंट के लिए ये जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब कहने का कि इस पॉइंट सी के लिए जो इंसिडेंट रे थी वो इसके लिए क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो ये जो रे है आपके पास सी डी, यहाँ से हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो बी पॉइंट के लिए जो रिफ्लेक्टेड है, मतलब बी पॉइंट के लिए जो आपका रिफ्लेक्टेड है, सी पॉइंट के लिए वो इंसिडेंट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी मिरर वाला पार्ट आएगा क्वेश्चन में तो ऐसे ही आपको ये एंगल्स गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ही होगा। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, पी क्यू मिरर के लिए बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड आर एस मिरर के लिए सी पॉइंट से ये आपका सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ पे जब भी मिरर का क्वेश्चन आएगा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ क्या करते हैं, हम एंगल की नेमिंग दे देते हैं। लेट्स से ये आपके पास एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये आपके पास एंगल 3 हो गया और ये हो गया एंगल 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये जो इंसिडेंट हुई है फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, दैट मीन्स एंगल 1 इंसिडेंट, एंगल 2 रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट बी के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे दूसरा भी मिरर रखा है तो ये जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई थी ये सी के लिए इंसिडेंट बन गई, दैट मीन्स एंगल 3, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो एंगल 4। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इस मिरर के लिए हो गया। रीजन इज सेम, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन टू प्रूव, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, बिकॉज इसमें आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये आपने ओन कंस्ट्रक्ट किया है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब भी आपका ये वाले क्वेश्चन होंगे मिरर वाले तो आपको ये कंस्ट्रक्शन करने की नीड पड़ेगी। सो नाउ राइट डाउन। सो गिवन लिख दिया, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये जो पी क्यू मिरर है आर एस के पैरेलल प्लेस्ड है, आर प्लेस्ड पैरेलल। सो पैरेलल ए बी, बी सी एंड सी डी, दीज आर रेज। ये ए बी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, देन अगेन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। तो ए बी सी डी एंड बी सी कैसी है, रेज है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, ए बी पैरेलल टू सी डी। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, बी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे हमने बी एम ले लिया, बी एम परपेंडिकुलर है इस पी क्यू पे। लाइकवाइज आपके सी एन हमने एक ले लिया, सी एन नेमिंग दे दी, ये परपेंडिकुलर है आर एस पी, ठीक है। अब हम करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले आप यही लिखोगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। तो सबसे पहले आप यही से स्टार्ट करो, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। प्रूफ में लिखो, सिंस बी एम आपका परपेंडिकुलर है पी क्यू पे एंड सी एन आपका परपेंडिकुलर है आर एस पी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए फिगर में देखो, यहाँ पे ये जो आपके पास पी क्यू है, पी क्यू एंड आर एस ये दोनों क्या है, पैरेलल है। फिर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखिए जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन चल रही थी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये जो लाइंस है ना ये भी आपस में पैरेलल होंगी, राइट। मतलब इनका 90 डिग्री का एंगल बन रही है ना, स्ट्रेट है। अगर मैं इसको यहाँ से कितना भी इंक्रीज कर दूं, लाइकवाइज इसको कितना भी इंक्रीज कर दूं, तो ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी, मतलब ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अगर हमने पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किया है, दो पैरेलल लाइंस है, इन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। जो परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की है पैरेलल लाइंस पे, वो परपेंडिकुलर लाइंस भी पैरेलल होंगी। एक्चुअली इसका एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, दैट स्टेटमेंट सेज दैट परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस
आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पैरेलल हो गए, मतलब कि BM या आपका CN ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो यू हैव टू राइट दिस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट। ओके, सो BM पैरेलल हो गया CN के, और ये स्टेटमेंट भी एक जरूरी स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि अगर हम पैरेलल्स पर, दो पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाती है। सो रीजन इज परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। ओके, तो ये आप सेंटेंस लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपने लिखा है BM पैरेलल टू CN। अब नेक्स्ट आपको पता ही है कि हेयर आपके पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल्स टू है एंगल 4 के। इसका रीजन आप सिर्फ ये लिखेंगे, सिंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पता है आपको कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब आप यहां पर देखो फिगर में हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस हो गई, PQ पैरेलल टू RS एंड आपके पास BM पैरेलल टू CN, ये चारों लाइंस पैरेलल हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए ये पैरेलल हो गई ना, तो यहाँ से ये भी तो आपके पास Z शेप बन रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये इस एंगल के इक्वल हो गया। देखिए इस बार पैरेलल लाइंस आपकी ऐसे ना होके ये इस शेप में हो गई, तो इस शेप में भी तो Z एंगल बन रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे, दिस इज द शेप ऑफ Z, और Z शेप में आप क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, ये वाली लाइन कैसी हो गई, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो देखिए BM पैरेलल है CN के, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। इस बार जैसे यूजुअली आपकी पैरेलल लाइंस ऐसे होती है, इस बार ये पैरेलल लाइन स्टैंडिंग हो गई, तो ये वाली लाइंस इस वाली लाइन के पैरेलल है और बीच में क्या आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल। तो BM पैरेलल है CN के एंड BC इज ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल जो है एंगल 2 इस एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो ये बन रहा है ना Z शेप आपके पास। अगर हम इसको ऐसे देखें, दिस वन, ये Z शेप बन रहा है। ऑरेंज लाइन से यहाँ से स्टार्ट किया MB, देन यहाँ से मूव हुआ BC एंड देन CN। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही चीज है, आपको कंसेप्ट को, फिगर को क्लियरली ऑब्जर्व करो कि कहाँ से आपका, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने पैरेलल कह दिया इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर जो हमने पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किया है वो भी पैरेलल है। दैट मीन्स BM इज पैरेलल टू CN, और BM अगर CN के पैरेलल है और जो दोनों लाइंस को टच कर रही है, दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। सो हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उनके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स, वो क्या होते हैं, इक्वल। सो नाउ राइट डाउन, नाउ BM पैरेलल टू CN, ये BM पैरेलल है CN के एंड BC इज ट्रांसवर्सल। तो दोनों ये Z शेप में जो एंगल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। रीजन जरूर मेंशन करो, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 2 आपने एज्यूम कर लिया। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए 1 आपका 2 के इक्वल है, ठीक है, और 3 आपका 4 के इक्वल है, और ये 2 इक्वल्स टू 3 है। दैट मीन्स ये चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, इस इक्वेशन नंबर 2 से क्या आया था, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्या आया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो एंगल 3 के आगे लिख दिया एंगल 4। और आपके पास इक्वेशन 1 में एंगल 2 इक्वल है एंगल 1 के, दैट मीन्स एंगल 2 के आगे लिख दिया एंगल 1। तो दैट मीन्स ये चारों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो फ्रॉम 1 and 2 ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया इक्वेशन नंबर, हमने इसे 3 ऑब्जर्व कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि AB पैरेलल है CD के, और AB पैरेलल CD के प्रूफ करने के लिए हम कन्वर्स यूज करेंगे। मतलब अब यहाँ पे देखिए Z शेप आपको इजी दिख रहा है, AB और CD हमें पैरेलल प्रूफ करने, जिसमें डबल मैंने ग्रीन से लाइन कर रखी है, तो AB पैरेलल CD प्रूफ करना। और ये Z शेप भी आपको इजीली दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला Z शेप। यहाँ पे कौन से एंगल्स आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं एंगल 1 and 2 बोथ, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इस साइड कौन से आ रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को इक्वल कर दूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, दैट मीन्स बाय अल्टरनेट एंगल्स ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब इक्वल कब होंगे, तो हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.3 की लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमने एंगल्स इक्वल कर दिए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या हो जाएंगी, लाइंस हो जाएंगी आपके पास बाय दैट कन्वर्स ऑफ थ्योरम
पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी किन्हीं दो एंगल का सम आपको इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल करना है। सो देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि चारों एंगल्स इक्वल है, अगर मैं एंगल 1 10 डिग्री लेती हूँ तो चारों एंगल्स 10 10 10 10 हो गए। अगर मैं एंगल 2 20 डिग्री लेती हूँ, अगर एंगल 2 20 है तो 3 भी 20, 4 भी 20 और एंगल 1 भी 20, तो चारों 20 हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर हम उन दोनों एंगल्स का सम लेती हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मुझे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल डालना है। तो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेती हूँ, सपोज एंगल 1 10 है और एंगल 2 भी 10 है, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 डिग्री, और ये भी 10 प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों चारों सेम है ना एंगल्स आपस में। तो मैं किन्हीं भी दो एंगल्स को ऐड कर सकती हूँ, बट जो मुझे चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, तो उनका प्लस भी इक्वल होगा, उनका माइनस भी इक्वल होगा, बिकॉज उनके सारे एंगल्स आर सेम। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूं तो ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि चारों एंगल्स की वैल्यू हमारी इक्वल है। जब वैल्यूज इक्वल है तो उनका सम भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्चुअली में कौन सा एंगल है? अगर हम फिगर में देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब एंगल ए बी सी। ये ए बी सी किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 के, यानी कि बी सी डी। सो एंगल ए बी सी इक्वल हो गया आपके पास एंगल बी सी डी के। राइट हियर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। और ये हमारे कौन से एंगल्स हैं? ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर बट, यहां पे लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमें पता है जेड शेप में बनने वाले अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन है उसके ऑपोजिट साइड्स में जो बनते हैं उस ट्रांसवर्सल लाइन के, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये है ना बीसी ट्रांसवर्सल है और बीएम और ये पैरेलल थे, तो यहाँ से ये वाला ये जो पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कैसे हो गए आपके पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे ये एंगल्स हमने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल कर दिए, विच मीन्स ये वाला एंगल आपका बी एंगल ये इस एंगल कंप्लीट एंगल सी के इक्वल हो गया। और जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ये तभी पॉसिबल है जब लाइंस पैरेलल है। तो कौन सी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी? ए बी पैरेलल टू सी डी। सो नाउ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम 6.3 का। So this is the statement of theorem 6.3. If a transversal intersect two lines, अगर कोई ट्रांसवर्सल है, ये BC ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करती है इन सच अ वे दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। सो ये डेफिनेट आपको लर्न होना चाहिए स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? हेंस लिख सकते हैं। कौन सी लाइंस? ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी, यही आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। राइट, सो सिंपल है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखने हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सो यहाँ पे आपके पास क्योंकि दो मिरर्स प्लेस थे तो हमने यहाँ पे ये जो इंसिडेंट जो इसके लिए इंसिडेंट बनी इस पॉइंट बी के लिए वो सी पॉइंट के लिए रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किया, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 किया। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया, क्योंकि बी एम और सी एन ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और परपेंडिकुलर जो हम पैरेलल लाइंस के ऊपर ड्रॉ करते हैं सो वो परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल हो जाते हैं, मतलब बीएम पैरेलल हो गया सीएन के। तो अगर ये बीएम और सीएन भी पैरेलल है, बीसी ट्रांसवर्सल है, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। सो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन नंबर से क्या किया, 1 और 2 से चारों एंगल्स इक्वल हो गए। चारों एंगल्स इक्वल होते ही दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल 1 + 2 इक्वल हो गया 3 + 4 के। सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे आर इक्वल। और थ्योरम क्या कहती है आपके पास कि अगर कोई लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो डेफिनेटली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। सो ये होता है आपका कन्वर्स है आपका थ्योरम का। अदरवाइज आपको पैरेलल लाइंस गिवन होती है तो आप एंगल्स इक्वल दिखाते हैं, यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करना है और आपने एंगल इक्वल आपने दिखा दिए, राइट। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसिडर होता है बिकॉज इसमें आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो रहा है जो हम फिजिक्स का कंसेप्ट है, राइट। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल आपको कोई डाउट फेस करें, कोई समझ में नहीं आया पॉइंट, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. And guys, if you find my content helpful, please like, share and subscribe the channel, and do hit the notification bell also for my daily video updates. Thank you.